हेलो, वेलकम टू स्टडी विज। मैं गोपाल तिवारी आप सबका स्टडी विज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी विज में हम यहाँ पर 20 क्वेश्चन की एक पूरा का पूरा एक सेटअप लगाएंगे और आप लोगों को स्कोर बताना है कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में होंगे और ये उसका सेट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है और सेट 1 की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर के और भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को दबाने से क्या होता है, जब भी वीडियो कोई भी अपलोड होता है तो आप लोगों के पास बिना किसी भी प्रॉब्लम के, देरी के, आप लोगों के पास सीधे मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाता है और आप वीडियो को इजीली देख सकते हैं। और इसी के साथ वीडियो को लाइक करना तो भी बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है, एनएक्जीमेडी को कहा जाता है, एराटोस्थेनीज को कहा जाता है, हिकाइटियस को कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? आइए आंसर देखते हैं। तो ये कहा जाता है, एराटोस्थेनीज को कहा जाता है भूगोल का जनक। इसके अलावा हेरोडोटस को हिस्ट्री का जनक, कहीं ना कहीं फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है और इनको फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की किसी जब खेती होती है उसके लिए एक आइडियल टेम्परेचर कितना होता है? आप लोग आंसर करिए कितना होता है। तो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। किसके बीच में टेम्परेचर होता है? आप लोग आंसर करिए। चलिए आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 से 20 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर होता है। गेहूं के जो आदर्श एक आइडियल टेम्परेचर है उसके लिए 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर मान्य होता है, जबकि 25 से 30 डिग्री और 30 से भी थोड़ा बहुत ज्यादा ही डिग्री कहीं ना कहीं धान की खेती के लिए पर्याप्त होता है, अच्छा माना जाता है। इसीलिए ये एक खरीफ की फसल है चावल, और ये एक रबी की फसल है। आप लोगों को पता होगा कि नवंबर दिसंबर में ये फसल बोई जाती है और मार्च अप्रैल के आसपास ये फसल काट ली जाती है। तो सर्दियों में ज्यादा टेम्परेचर इससे कम ही देखने को, हालांकि दिन का टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री और 25 डिग्री तक हो जाता है, लेकिन रात का टेम्परेचर अमूमन 7 से 8 डिग्री के आसपास ही रहता है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? जापान, हांगकांग, श्रीलंका, ताइवान। अब इनमें से मोती जैसा आकार किसका है? तो मोती जैसा आकार एक ही देश का है, वो है श्रीलंका। इसीलिए श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा जाता है। और आपको वर्तमान में पता ही होगा कि हांगकांग में कितने ज्यादा राइट चल रहे हैं, क्योंकि चीन ने एक अपना नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कहां पर लागू कर दिया है? वो चीन पर लागू कर दिया है। इस वजह से चीन में लगातार कहीं ना कहीं जो विद्रोही ताकतें हैं, विद्रोही नहीं, उन्हें डेमोक्रेसी की ताकतें हैं, वो लगातार लगातार कहीं ना कहीं चाइना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा जापान है। जापान को कहीं ना कहीं उगते सूरज का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले, इसी की लैंड पर सबसे पहले क्या होता है? सुबह होती है, इसीलिए जापान को उगते सूरज का देश भी कहा जाता है। क्योंकि डूबते सूरज का देश किसको कहा जाता है? वो है अपना ब्रिटेन। ब्रिटेन को क्या कहा जाता है? सूर्य अस्त का देश। जबकि नॉर्वे को कहीं ना कहीं मिडनाइट सन भी कहा जाता है। और आपको पता होगा जो ताइवान में एक डेमोक्रेटिक सरकार है, और जो चाइना ने 1949 में सरकार को भगाया था, वो कहीं ना कहीं ताइवान चली गई थी, और वर्तमान में ताइवान को कहीं ना कहीं एक अपना ही रीजन चाइना मानता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है, लखनऊ को, वाराणसी को, या दिल्ली को? तो किसको कहा जाता है? आप लोग आंसर करिए। तो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो कहा जाता है कानपुर को। कानपुर को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके अलावा वाराणसी को कहीं ना कहीं बहुत, यहाँ पर का भगवान भोलेनाथ की एक ज्योतिर्लिंग भी है, काशी विश्वनाथ बोलते हैं। इसके अलावा लखनऊ को नवाबों की नगरी कहा जाता है। और जो दिल्ली राजधानी बनी थी वो कहीं ना कहीं 1911 में दिल्ली को राजधानी घोषित कर दिया गया था, जो कि 1912 में ट्रांसफर भी हो गई थी कोलकाता से दिल्ली की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एटना ज्वालामुखी है वो किस द्वीप पर स्थित है? तो लिपारी द्वीप पर, सिसिली द्वीप पर, कोर्सिका, या डेगो गार्सिया? तो किस द्वीप पर है? तो ये तीनों द्वीप कहीं ना कहीं इटली में है, और इटली के ही सिसिली द्वीप पर माउंट एटना ज्वालामुखी है। जबकि डेगो गार्सिया एक आइलैंड कंट्री है जो कि हिंद महासागर में स्थित है, और वर्तमान में इस पर ब्रिटेन का की ओवरसीज टेरिटरी है, और इस पर वर्तमान में जो नेवी बेस बना हुआ है वो अमेरिका का बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है कि फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? तो इटली का है, जापान का है, भारत का है, मलेशिया का है? किस देश का फ्यूजियामा एक ज्वालामुखी पर्वत है? तो ये ज्वालामुखी पर्वत है जापान का। जापान में फ्यूजियामा नाम का एक
पर्वत भी है और ये ज्वालामुखी पर्वत है, और इसे कहीं ना कहीं डेड वॉल्केनो भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, पंजाब में जो भक्ति आंदोलन है उसके अग्रदूत कौन माने जाते हैं? तो नानक माने जाते हैं, अर्जुन देव, तेग बहादुर या सूरदास। किसको पंजाब के भक्ति आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है? तो ये माना जाता है नानक को। नानक को पंजाब का अग्रदूत माना जाता है, जबकि अर्जुन देव जो सिख धर्म है उसके 5वें गुरु थे, तेग बहादुर 9वें गुरु थे, और सूरदास ने कहीं ना कहीं बीजक जो है वो इन्हीं के कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सूरदास के दोए हैं। तो बीजक कबीर के हैं। सूर के सूर सारा का सूर सारा बली राम की इनके कहीं ना कहीं रचनाएं इनमें निहित हैं, जबकि जो बीजक रचना है वो कबीर की रचनाएं हैं। कि कबीर के जो दोहे हैं, अब कबीर तो अनपढ़ थे, तो उनके जो आगे जाकर के शिष्य हुए जिन्हें इनकी पूरी की पूरी मुंह जबानी याद थी कबीर के दोहे, तो उनकी रचनाएं कहीं ना कहीं बीजक में निहित है। जबकि सूर सागर है, सूर सारावली आदि रचनाएं सूरदास की है। जबकि तेग बहादुर मैं आपको बता चुका हूँ, नारायण उनके पहले गुरु थे, सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव थे, और तेग बहादुर कहीं ना कहीं 9वें गुरु थे, और अर्जुन देव की हत्या जहांगीर के द्वारा करवाई गई थी, और तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के द्वारा करवाई गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो अभिशंकर था, गौरीशंकर था, दयाशंकर था, मूल शंकर था। ये जुड़ गया है। चलिए, मूल शंकर इनका मूल नाम था, मैं इसको क्वेश्चन की स्टेप में बनाना भूल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई है? तो ज्योतिबा फुले की हुई है, राजा राम मोहन राय की हुई, दयानंद सरस्वती की हुई, परमहंस परमहंस की हुई है। आप लोग आंसर करिए इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में कहीं ना कहीं ब्रिटेन में हो गई थी। ये अकबर द्वितीय के कार्य से ब्रिटेन गए हुए थे, जबकि ज्योतिबा फुले ने कहीं ना कहीं सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं, वो कहीं ना कहीं ज्योतिबा फुले ही माने जाते हैं। इसके अलावा जो दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, जबकि रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी 1897 में। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, इनका नाम गजोधर चट्टोपाध्याय ऐसी कुछ करके नाम था, गधोपाध्याय से कुछ नाम था, और ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो चंडीगढ़ नहीं है, दिल्ली नहीं है, मिजोरम नहीं है, लक्षद्वीप नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करिए इसका। चलिए आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। जबकि चंडीगढ़ हुआ, दिल्ली हुआ, और ये लक्षद्वीप हुआ, ये सारे क्या है? ये सारे के सारे कहीं ना कहीं केंद्र शासित प्रदेश हैं, जबकि मिजोरम एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ये स्टार्टिंग से ही क्या है? स्टार्टिंग से ही एक राज्य है, और इसकी कैपिटल वर्तमान में आइजोल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है। तो कौन होता है राज्यसभा का सभापति? तो आइए आंसर देखते हैं। चलिए आप पहले आंसर करिए। चलिए आंसर होता है इसका उपराष्ट्रपति। जो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कहीं ना कहीं पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जैसे ही कोई चुनाव अपना जीता है तो वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति भी बन जाता है। और जो उपराष्ट्रपति के जो प्रावधान है वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 63 में किया हुआ है, जबकि राष्ट्रपति का प्रावधान आर्टिकल 52 में किया हुआ है, जबकि प्रधानमंत्री का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 74 में किया हुआ है। और लोकसभा अध्यक्ष कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी होती है अक्सर उसी का लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है। तो और जब ज्वाइंट मीटिंग होती है आर्टिकल 108 के अकॉर्डिंग जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री मीटिंग बुलाई जाती है उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। आप लोगों को याद रखना है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो हिमालय है, रॉकीज है, एंडीज है, जबकि आल्प्स है। तो कौन सी सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो आप लोग आंसर करिए इसका। चलिए आंसर हो गया। तो ये हिमालय सबसे ऊंची पर्वतमाला है, जबकि एंडी सबसे लंबी पर्वतमाला है, और ये पूरे के पूरे पेरू, चिली, इक्वाडोर वगैरह में फैली हुई है और दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है एकांकागुआ। जबकि रॉकीज पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो माउंट मैकिनले है, वो अमेरिका का ही राज्य है जो ऊपर पड़ता है कनाडा के जस्ट बगल से। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या नाम
नाम है, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि उसका नाम क्या है। इसका आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वत वाला। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? माउंट एवरेस्ट। जबकि आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है, और ये कहीं ना कहीं स्विट्जरलैंड पूरा का पूरा इसी आल्प्स पर्वत पर कहीं ना कहीं बसा हुआ है। मुझे क्या बोलते हैं, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि रॉकी माउंट मैकिनले है वो किस क्षेत्र में स्थित है। निम्न में से कौन सा विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो कैस्पियन सागर है, अरल सागर है, सुपीरियर झील है, विक्टोरिया झील है। तो कौन सी झील है वो? आप लोग आंसर करिए। चलिए आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे जो बड़ी झील है वो कैस्पियन सागर है। और अरल सागर बहुत छोटी सी झील है। सुपीरियर झील है वो विश्व की सबसे मीठी पानी की झील है। और विक्टोरिया झील से विश्व की सबसे लंबी नदी निकलती है जिसका नाम है नील। बड़ी नहीं नदी निकलती, लंबी नदी निकलती है। बड़ी झील तो अमेजन रिवर है। तो इसका आंसर हो जाएगा कहीं ना कहीं कैस्पियन सागर। चलिए नेक्स्ट, भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? तो गोबी मरुस्थल कहा जाता है, सारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, टैकोमा मरुस्थल। तो भारतीय मरुस्थल को क्या जाता है? आंसर देखते हैं। तो भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल कहा जाता है। और गोबी मरुस्थल चाइना में स्थित है। सारा मरुस्थल पूरे के ज्यादातर नॉर्दर्न अफ्रीका में स्थित है। जबकि अटाकामा मरुस्थल ये विश्व का सबसे ज्यादा ड्राइएस्ट मरुस्थल है, जहाँ पे वर्षा विश्व में सबसे कम होती है। और काफी बहुत ही ठंडा मरुस्थल भी किसे कह सकते हैं। और बरसात मामूली होती है, ड्राइएस्ट है। और ये एंडीज पर्वतमाला में ही जगह है। ये पूरी की पूरी वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। इस वजह से अटाकामा विश्व का सबसे ज्यादा ड्राइएस्ट मरुस्थल भी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बरमूडा त्रिभुज है, बरमूडा ट्रायंगल है, वो किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में है, उत्तरी अटलांटिक में है, दक्षिण अटलांटिक में है, या आर्कटिक में है? तो किस महासागर में स्थित है? चलिए आप लोग आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक ओशन में ये कहीं ना कहीं बरमूडा ट्रायंगल स्थित है। तो आप लोगों को पता होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी। किस नदी के तट पर नासिक है? तो आंसर करिए आप लोग। चलिए आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। नासिक है वो गोदावरी नदी के तट पर है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं कुंभ का मेला भी लगता है। जबकि जो महानदी है वो कहीं ना मैकाले पर्वत से निकलती है। नर्मदा नदी भी मैकाले पर्वतमाला की अमरकंटक चोटी से निकलती है। जबकि जो कावेरी नदी है वो निकलती है कहीं ना कहीं कर्नाटक से, वेस्टर्न घाट से, और कर्नाटक से निकलती है। भारत की सबसे जो लंबी सिंचाई नहर परियोजना है वो कौन सी है? तो सरहिंद है, यमुना नगर है, इंदिरा गांधी नहर है, या पूर्वी कोशी नहर है? तो कौन सी है भारत की सबसे लंबी सिंचाई परियोजना? तो आइए आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये कहीं ना कहीं ब्यास नदी से निकलती है और पूरे पूरे राजस्थान को कहीं ना कहीं पानी देते हुए जाती है। पूरे थार मरुस्थल के बीच से कहीं ना कहीं ये जाती है। काफी लंबी है, लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई देखने को हमें मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, या पंजाब है? तो कौन सा है भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य? आप लोग आंसर करिए। आइए आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं चावल होता है। और पूर्व में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलाकर के इस पूरे क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है। तो बेसिकली छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। तो पहले जब तक छत्तीसगढ़ टूटा नहीं था मध्य प्रदेश से, तब तक सबसे ज्यादा उत्पादन चावल का छत्तीसगढ़ में ही हुआ करता था। उसके बाद इसको रिप्लेस पश्चिम बंगाल ने कर दिया। और आज पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं धान की खेती है, चावल की खेती होती है। सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन भी पश्चिम बंगाल में ही किया जाता है। इसके अलावा जूट का उत्पादन भी पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मात्रा में होता है। जबकि पंजाब में कहीं ना कहीं जो गेहूं प्रति हेक्टेयर आता है उसका उत्पादन सबसे ज्यादा पंजाब में है। जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। चावल का उत्पादन भी आजकल उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा होने लगा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल। इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट। सप्तरथ मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो महाबलीपुरम में है, कांचीपुरम में, मदुरई में, पुरी में है? तो आइए आंसर देखते हैं इसका। तो आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम में जो सप्तरथ मंदिर है वो स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो जूल की है, प्रकाश तीव्रता की है, वॉट की है, दूरी की है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये हो जाएगी हमारी दूरी की इकाई, प्रकाश वर्ष हो जाएगी। तो ये थे आज के कुछ 2020 क्वेश्चंस।
आप लोग अपना स्कोर कार्ड जरूर नीचे लिखिए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए। मिलते हैं अगले वीडियोस में इसी प्रकार के कुछ और क्वेश्चन लेकर के जो कि पिछले एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोस में।